नमस्कार साथियों, आप सभी का सत्यम स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। दोस्तों, अपनी बात चल रही थी राजस्थान की कृषि की, और उसमें राजस्थान की कृषि में अपन ने अनाज फसलों के उत्पादन तक पढ़ा था। अब उससे आगे की बात करें दोस्तों, अनाज के बाद अपन बात करेंगे दलहन फसलों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों अपन ने राजस्थान की कृषि की विशेषताओं के समय की थी कि जो दलहन फसलें हैं ना, इनके उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है दोस्तों। और दलहन फसलों के कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए समय समय पर सरकार ने भी प्रयास किए हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि दलहन फसलें हैं वो अक्सर किसान इसलिए उगाते हैं ताकि भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाए। ऐसी क्या विशेषता है दोस्तों इन दलहन फसलों में कि इनकी कृषि से भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है? तो याद रखना दोस्तों, दलहन फसलें हैं ना, वो ज़्यादातर दलहन फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की सदस्य हैं। पादपों के किस कुल में ये आती हैं? तो अपना जवाब होगा लेग्यूमिनेसी कुल में, और वह कुल जिसके पादपों की जड़ों में गांठें होती हैं और उन गांठों में दोस्तों राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जो दलहन फसलें हैं दोस्तों, ये वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण कर सकती हैं और उन नाइट्रोजन को प्रोटीन संश्लेषण, जो कि दालों का प्रमुख पौष्टिक तत्व है जो हमें प्राप्त होता है दोस्तों, वो प्रोटीन है। तो दालों में प्रोटीन संश्लेषण के बाद जो शेष बची नाइट्रोजन है ना, उससे ये पादप नाइट्रोजनी पोषक तत्वों में बदलकर जड़ों के माध्यम से दोस्तों भूमि में छोड़ देते हैं, जिससे मृदा का उपजाऊपन बढ़ जाता है। अर्थात ये नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं भूमि में, परिणामतः उस भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि सरकार के द्वारा समय समय पर दलहन कृषि के उत्पादन के लिए कौन सी प्रमुख परियोजनाएं प्रारंभ की गई। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें दलहन विकास कार्यक्रम। प्रश्न पूछा जाता है कि दलहन विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो याद रखना दोस्तों, यह सन 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। फिर उसके बाद अगली जो योजना है दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, वो है दोस्तों दलहन विकास परियोजना। और यह शुरुआत इसकी दोस्तों हुई है सन 1988-89 में। क्या है दलहन विकास परियोजना? तो याद रखना दोस्तों, यह केंद्र सरकार की एक ऐसी परियोजना है जिसमें किसानों को दलहन फसलों की कृषि के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सब्सिडी प्रदान की जाती है। दोस्तों इस परियोजना के अंतर्गत यदि अपन बात करें कि राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं, राजस्थान के शामिल जिले, तो यहां पर हम अलग अलग फसलों के लिए शामिल जिलों की बात करेंगे। जैसे दोस्तों चने की फसल के लिए राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना में शामिल किया गया है। मूंग की कृषि के लिए राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना में शामिल किया गया है। और उड़द की कृषि के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, चने की फसल के लिए तो इस योजना में राजस्थान के 12 जिलों को शामिल किया गया है। मूंग के उत्पादन के लिए अपन बात करें तो इस योजना में मूंग की कृषि के लिए 8 जिलों को शामिल किया गया है। और दोस्तों उड़द की कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना के अंतर्गत 3 जिलों को शामिल किया गया। दोबारा देखना,
राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया या कब प्रारंभ हुआ था? तो अपना जवाब होगा सन 1974-75 में। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई? तो अपना जवाब होगा सन 1988-89 में। फिर उसके बाद बात आती है कि इस परियोजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो दोस्तों इस परियोजना के अंतर्गत चने की कृषि के लिए राजस्थान के 12 जिलों को शामिल किया गया है। मूंग की कृषि के अंतर्गत राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया है और उड़द की कृषि के लिए राजस्थान के दोस्तों 3 जिलों को शामिल किया गया है। याद रखना ये योजना क्या है? तो इसका जवाब होगा इस योजना के अंतर्गत दलहन फसलों की कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि वो दलहन फसलों की कृषि के लिए प्रोत्साहित हो सकें। अब उसके बाद बात करेंगे अपन प्रमुख दलहन फसलें और उनके उत्पादन की। तो दोस्तों जैसे आपने अनाज को 2 भागों में बांटा था, वैसे ही अपन दलहन फसलों को 2 भागों में बांटेंगे। एक तो खरीफ की दलहन फसलें और दोस्तों एक रबी की दलहन फसलें। एक तो खरीफ और दूसरा रबी की दलहन फसलें। पहले अपन बात करें कि राजस्थान में खरीफ के समय बोई जाने वाली प्रमुख दलहन फसलें कौन सी हैं। तो पहली तो है दोस्तों मोठ, दूसरी है मूंग, तीसरी है दोस्तों उड़द, चौथी है दोस्तों अरहर, पांचवी है दोस्तों सोयाबीन। ये प्रमुख दलहन फसलें हैं दोस्तों जो खरीफ के समय राजस्थान में बोई जाती हैं। पहली तो कौन सी? मोठ, दूसरी मूंग, तीसरी उड़द, चौथी है अरहर, पांचवी है दोस्तों सोयाबीन। रबी के समय बोई जाने वाली प्रमुख 2 दलहन फसलें हैं, उसमें पहला है दोस्तों चना, दूसरा है मटर और तीसरी फसल है दोस्तों मसूर। इसके अलावा सेम की कृषि भी की जाती है और इधर मोठ में अपन चमड़ा और गोरी मोठ के रूप में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यहां बात करें मोठ की। तो देखो दोस्तों मोठ का सबसे पहले उपनाम की बात की जाए कि मोठ को किस उपनाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे दालों की रानी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? दालों की रानी। एक बार इन सभी दलहन फसलों के उपनामों की बात कर लें। जैसे मोठ को तो कहते हैं दालों की रानी दोस्तों, मूंग को स्थानीय भाषा में कहते हैं दोस्तों हरिया, उड़द को कहते हैं दोस्तों ब्लैक ग्राम, अरहर को कहते हैं दोस्तों रेड ग्राम या पिजन भी कहा जाता है, या दोस्तों अरहर को तुअर की दाल भी कहते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें चने की, तो चने को दालों का राजा कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसे बंगाल ग्राम भी कहा जाता है और चने को चिकपी भी कहते हैं। तो ये चने के उपनाम हैं बंगाल ग्राम, चिकपी और दालों का राजा। किसको कहा गया दोस्तों? चने को। इसी प्रकार मटर की बात करें तो मोठ को जैसे दालों की रानी कहते हैं दोस्तों, मटर को भी दालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रमुख उपनाम है। अब दोबारा आ जाए यहां, मोठ से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसके उपनाम को लेकर प्रश्न आता है, क्या कहा गया है इसे? दालों की रानी। फिर उसके बाद बात आती है कि राजस्थान में खरीफ के समय सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है? तो दोस्तों वह मोठ है। सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है? तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? मोठ है। जबकि याद रखना
सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन वाली दलहन फसल कौन सी है? तो दोस्तों उसका जवाब होगा चना। सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन वाली दलहन फसल, जैसे अनाज में आपने पढ़ा था ना कि सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली जो खाद्यान्न फसल है वो बाजरा है, जबकि दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन वाली जो दलहन फसल है वो खाद्यान्न फसल है वो गेहूं था। ठीक उसी प्रकार यहाँ सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहन फसल है ना, वो तो है आपकी मोठ, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में दलहन फसल का जो उत्पादन होता है वो है दोस्तों आपकी चना। इसके बाद मोठ को लेकर के जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों इसकी सूखा सहन करने की क्षमता का। अगर अपन बात करें इन दलहन फसलों में, तो मोठ वह दलहन फसल है जिसमें सूखा सहन करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। सूखा सहन करने की सर्वाधिक क्षमता किस दलहन फसल में होती है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों मोठ में होती है। फिर उसके बाद बात करें तो मोठ की उत्पादन की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन तो दोस्तों इसका होता है राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? राजस्थान में होता है। और मोठ का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? तो दोस्तों राजस्थान में मोठ का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र है वो बाड़मेर में है। और कुल मोठ की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन भी दोस्तों बाड़मेर से होता है, लेकिन इसी मोठ की दो किस्में पड़ेंगे। एक तो चमड़ा, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों सीकर जिले से, और एक है आपकी गोरी मोठ, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों बीकानेर से। चमड़ा जो मोठ की एक किस्म है इसका सर्वाधिक उत्पादन तो कहां से होता है दोस्तों? सीकर से। और गोरी मोठ का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों बीकानेर जिले से। और याद रखना दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बीकानेर में केंद्रित जो बीकानेरी भुजिया उद्योग है उसमें किस दलहन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों बीकानेरी भुजिया में गोरी मोठ का उपयोग किया जाता है। ये तो बात हो गई मोठों की। अब उसके बाद बात करें अपन मूंग की, तो मूंग का रंग हरा होता है, ग्रामीण भाषा में दोस्तों इसे हरिया कहा जाता है। अगर अपन मूंग की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन मूंग का दोस्तों भारत से होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन इस मूंग का भी कहां से होता है दोस्तों? भारत से होता है। याद रखना दोस्तों मूंग है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय दाल है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय दाल कौन सी है? तो अपना जवाब होगा मूंग है। और दोस्तों इस मूंग को अक्सर बीमार व्यक्ति को खिलाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तो याद रखना सामान्यतः दलहन फसलों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस मूंग में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को मूंग की दाल खिलाने की खिचड़ी के रूप में सलाह दी जाती है दोस्तों। फिर बात आती है कि इस मूंग का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहां से होता है? तो याद रखना दोस्तों मूंग का सबसे बड़ा उत्पादक जिला नागौर है। लेकिन बात करें अपन 2015-16 की कृषि गणना की, तो दोस्तों 2015-16 में मूंग का सर्वाधिक उत्पादन है ना वो जालोर से हुआ है। 2015-16 में मूंग का सर्वाधिक उत्पादन कहां से हुआ? तो अपना जवाब होगा जालोर से। और वैसे अगर देखें तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों नागौर से होता है। फिर इसके बाद तीसरी जो फसल आती है आपकी दलहन फसल वो है उड़द। उड़द दोस्तों अक्सर भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए बोई जाती है।
राजस्थान में इसकी सर्वाधिक कृषि है ना उड़द की, वो भीलवाड़ा में की जाती है। और दोस्तों भीलवाड़ा ही राजस्थान का सबसे बड़ा उड़द उत्पादक जिला है भारत में। हालांकि ये सबसे ज्यादा यूपी से होती है। राजस्थान में बात करेंगे उड़द के सर्वाधिक उत्पादन की तो वो होगा दोस्तों भीलवाड़ा। और इसे किस उपनाम से जाना जाता है? अपना दबाव होगा दोस्तों ब्लैक ग्राम के नाम से। फिर आती है आपकी अरहर। अरहर को दोस्तों रेड ग्राम भी कहते हैं, अरहर को अपन पिजन भी कहते हैं, अरहर को अपन तुअर भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों राजस्थान में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा जिले से होता है। अरहर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कहां से होता है? तो अपना जवाब होगा बांसवाड़ा से। जबकि भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन है ना वो महाराष्ट्र से होता है। भारत में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन तो महाराष्ट्र से, राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहां से होता है? तो जवाब होगा बांसवाड़ा से। मोठ सबसे ज्यादा बाड़मेर से, चमड़ा मोठ की बात करें तो सीकर से, गोरी मोठ की बात करें तो बीकानेर से, मूंग सर्वाधिक नागौर से, 2015-16 में जालोर से, उड़द सर्वाधिक भीलवाड़ा से, अरहर सर्वाधिक दोस्तों बांसवाड़ा से। अब आती है आपकी पांचवी फसल, वो है दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन दलहन फसल भी है दोस्तों और सोयाबीन तिलहन फसल भी है। ये चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। सोयाबीन में 40 से 46% तक प्रोटीन पाया जाता है और ये फसलों में प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा है। तो कई बार प्रश्न आता है दोस्तों कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस फसल में पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ है इसकी? सोयाबीन में। कितनी है? 40 से 46%। याद रखें सोयाबीन को विश्व में सबसे सस्ता प्रोटीन स्रोत भी माना जाता है दोस्तों। इसे विश्व का सबसे सस्ता प्रोटीन स्रोत कहते हैं। फिर बात आती है कि जो सोयाबीन है इसे तिलहन फसल की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके बीज में 20 से 22% तक वसा पाई जाती है। 20 से लेकर 22% तक इसके बीज में किसकी मात्रा पाई जाती है? वसा की। अब उसके बाद बात आती है कि राजस्थान में सोयाबीन की कृषि सबसे पहले कहाँ की गई? तो याद रखना दोस्तों राजस्थान में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम कोटा स्थित बोरखेड़ा कृषि केंद्र में की गई थी। वर्तमान में सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है दोस्तों। ये दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, यह क्षेत्र सोयाबीन का प्रमुख कृषि क्षेत्र है दोस्तों। अब उसके बाद अगर अपन बात करें कि जो सोयाबीन है इसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तो दोस्तों याद रखना भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है ना वो मध्य प्रदेश है। इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश भी कहा जाता है। जैसे आगे तिलहन फसलें पढ़ेंगे, सर्वाधिक सरसों उत्पादन राजस्थान से होता है, इसलिए राजस्थान को भारत का सरसों प्रदेश कहते हैं। और दोस्तों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश से होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा क्षेत्र सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक है, जहां दोस्तों काली मिट्टी का जमाव है। इसका मतलब सोयाबीन की कृषि के लिए काली जो मिट्टी है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। राजस्थान में इसके उत्पादन की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन है वो झालावाड़ से होता रहा है, लेकिन 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों वर्तमान में 12 जिले से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला झालावाड़ था, लेकिन दोस्तों 15-16 की कृषि गणना में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहां से हुआ है? तो अपना जवाब होगा 12 से। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई किसकी? सोयाबीन की। अगर अपन बात करें कि सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों अपने राजस्थान का सोयाबीन उत्पादन में देश में 5वां स्थान है। कई बार प्रश्न आता है कि सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों 5वां स्थान है। फिर उसके बाद बात करें अपन
रबी की प्रमुख दलहन फसलों की, और उसमें पहला है दोस्तों चना, जिसके किन किन उपनामों से जाना जाता है? बंगाल ग्राम भी कहते हैं इसे, इसे दोस्तों चिकबी भी कहते हैं, इसे दालों का राजा भी कहते हैं, और यह राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन वाली दलहन फसल है। इसके अलावा दोस्तों चना वह दलहन फसल है जिसका उत्पादन राजस्थान के सभी जिलों से होता है। अगर इस चने के उत्पादन की बात करें तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चना उत्पादन मध्य प्रदेश से होता है, और मध्य प्रदेश के बाद अपने राजस्थान का चना उत्पादन में देश में स्थान दूसरा है दोस्तों। चने का जो राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उत्पादन है दोस्तों, वो देश के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन की तुलना में अधिक है। राजस्थान में जो चने का उत्पादन होता है दोस्तों, वो सिंचित कृषि की तुलना में बारानी कृषि से अधिक होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन है वो सिंचित कृषि से होता है या दोस्तों बारानी कृषि से? तो अपना जवाब होगा बारानी कृषि से होता है। और यहाँ याद रखना दोस्तों, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, तो याद रखें वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा दोस्तों चना उत्पादक जिला बीकानेर है। वर्तमान में राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है, तो दोस्तों जवाब होगा बीकानेर से। अब इसके बाद दूसरी जो दलहन फसल है रबी के समय दोस्तों, वो है आपकी मटर। मटर का सबसे ज्यादा उत्पादन, मटर को दालों की रानी भी कहते हैं, और दोस्तों इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो जयपुर से होता है। तीसरी फसल है दोस्तों मसूर, जिसका सर्वाधिक उत्पादन है ना वो बूंदी से होता है। अब इन सभी दलहन फसलों के सबसे बड़े उत्पादक जिलों को एक बार दोबारा देखें। मोट का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर से, चमड़ा का सर्वाधिक उत्पादन सीकर से, गोरीमोट का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों बीकानेर से, मूंग का सर्वाधिक उत्पादन नागौर से लेकिन 15-16 में दोस्तों जालोर से, उड़द का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा से, अरहर का सर्वाधिक उत्पादन है दोस्तों बांसवाड़ा से, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ से होता रहा है लेकिन 15-16 में दोस्तों 12 से, चने का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर से, मटर का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर से, और दोस्तों मसूर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है आपका बूंदी से। अगर अपन बात करें कि भारत का सबसे बड़ा मसूर उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है, और अपने राजस्थान का स्थान 5वां है। ज्यादातर फसलों में दोस्तों राजस्थान का स्थान देश में 5वां है, चाहे वो तिल उत्पादन हो, चाहे वो आपका सोयाबीन उत्पादन हो, चाहे वह आपका जवार उत्पादन हो दोस्तों, चाहे वह आपका अभी अपन बात कर रहे थे मसूर उत्पादन हो, इन सब के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? 5वां। ये हो गई अपनी दलहन फसलें। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अपन तिलहन फसलों के उत्पादन की। अगर तिलहन फसलों की बात करें तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न आता है कि विश्व में तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है? विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन तो दोस्तों याद रखना विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन है वो भारत से होता है। विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश कौन सा है, तो अपना जवाब क्या होगा? भारत। भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है तिलहन उत्पादन की दृष्टि से, तो यहां जवाब होगा दोस्तों तीसरा। किसके बाद? यूपी व एमपी के बाद। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अगर अपन बात करें तो अपने राजस्थान का दोस्तों तिलहन उत्पादन में देश में स्थान है वो तीसरा है। दोबारा देखो, विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन कहां से होता है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश भारत है। भारत में तिलहन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान दोस्तों तीसरा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद। इसके बाद अपन बात करेंगे प्रमुख तिलहन फसलें और उनके उत्पादन की। तो यहां पर दोस्तों अपन तिलहन फसलों को भी दो भागों में बांटेंगे।
एक तो आपकी खरीफ की तिलहन फसलें और दोस्तों एक रबी की तिलहन फसलें। राजस्थान में बोई जाने वाली खरीफ की जो प्रमुख तिलहन फसलें हैं वो है दोस्तों मूंगफली, दूसरी है दोस्तों तिल, तीसरी है दोस्तों अरंडी और खरीफ के समय बोई जाने वाली चौथी प्रमुख तिलहन फसल है दोस्तों सोयाबीन। ये तो वो प्रमुख तिलहन फसलें हैं जो राजस्थान में खरीफ के समय बोई जाती हैं। अब अगर अपन बात करें रबी के समय बोई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलों की तो दोस्तों वह है सरसों व राई, दूसरी है दोस्तों तारामीरा, तीसरी है दोस्तों अलसी। ये रबी के समय बोई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। अब अपन बात करें इनके उपनामों की। सबसे पहले बात करें दोस्तों मूंगफली की, तो मूंगफली है ना, इसे गरीब का मेवा कहा जाता है दोस्तों। इसे गरीब का मेवा भी कह सकते हो, इसे गरीब का काजू भी कह सकते हो, इसे दोस्तों गरीब का बादाम भी कहा जाता है। तो यदि तीनों में से कोई सा भी उपनाम पूछ लें कि गरीब का मेवा किसे कहा गया है तो जवाब होगा मूंगफली, गरीब का काजू किसे कहा गया है तो जवाब होगा मूंगफली, और दोस्तों गरीब का बादाम किसे कहा गया है तो भी आपका जवाब क्या होगा, मूंगफली। जैसे थोड़ी देर पहले दलहन फसलों में अपनी बात चली कि जो बीमार व्यक्ति होता है उसको मूंग की दाल खिलाने की सलाह दी जाती है क्योंकि उसमें प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहां भी प्रश्न आ सकता है कि मूंगफली को गरीब का मेवा, काजू या बादाम क्यों कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, मूंगफली में वसा के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, बी पाए जाते हैं, विटामिन ए और बी भी पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों वसा के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है इसमें। इसके अलावा दोस्तों इस समय में विटामिन्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे गरीब का मेवा, गरीब का काजू या गरीब का बादाम कहते हैं। इसी प्रकार यहां तिल की बात करें तो तिल को दोस्तों गरीब का घी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसे तिलहन फसलों की रानी भी कहते हैं। तिलहन फसलों की रानी भी किसको कहा गया है, तिल को, और गरीब का घी भी किसको कहा गया है दोस्तों, तिल को कहा गया है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों या मूंगफली की। तो याद रखना दोस्तों, मूंगफली मूलतः भारतीय मूल की फसल नहीं है। मूंगफली है वो ब्राजील की प्रमुख फसल है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो अपना जवाब होगा दोस्तों ब्राजील से। फिर बात आती है कि मूंगफली की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों मूंगफली की कृषि के लिए दोमट मिट्टी को सर्वोत्तम माना जाता है। मूंगफली की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों, दोमट मिट्टी। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ब्राजील से। लेकिन याद रखना दोस्तों, वर्तमान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन है वो भारत से होता है। विश्व में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है तो अपना जवाब होगा दोस्तों भारत से। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जवाब क्या होगा दोस्तों, भारत से होता है। और याद रखना दोस्तों, यदि भारत में पूछ ले तो भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन गुजरात से होता है। और गुजरात का जो राजकोट क्षेत्र है दोस्तों वह मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर अपन बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों बीकानेर से होता है। और बीकानेर का जो लोणकरणसर क्षेत्र है वह मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए लोणकरणसर को दोस्तों राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। दोबारा देखना, मूंगफली को गरीब का मेवा, काजू या बादाम कहते हैं क्योंकि इसमें वसा के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और विटामिन ए व बी पाए जाते हैं।
मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील से हुई है। वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका भारत से होता है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन गुजरात से होता है। और गुजरात का कौन सा क्षेत्र दोस्तों मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजकोट। याद रखना दोस्तों, भारत में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान 5वां है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो मूंगफली उत्पादक है वो बीकानेर जिला है। और बीकानेर का कौन सा क्षेत्र दोस्तों मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों लूणकरणसर। इसलिए लूणकरणसर को क्या कहा जाता है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। फिर बात करें दूसरी फसल की, वो है दोस्तों तिल। तिल है, इसे गरीब का घी भी कहा जाता है दोस्तों। इसे तिलहन फसलों की रानी भी कहा जाता है। अगर इसके लिए भी उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो दोस्तों दोमट मिट्टी ही इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तिल की फसल के लिए भी किस मिट्टी को सर्वोत्तम माना गया है? तो अपना जवाब होगा दोमट मिट्टी को। याद रखना, जैसे मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में भारत से होता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों यदि तिल की बात करें तो तिल का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में म्यांमार से होता है। भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों आंध्र प्रदेश से होता है। और इसके उत्पादन में भी यदि राजस्थान के स्थान की बात करें तो दोस्तों देश में 5वां स्थान है। थोड़ी देर पहले आपसे मैंने बात की थी कि ज्यादातर फसलों के उत्पादन में अगर अपन बात करें तो राजस्थान का स्थान 5वां है। मूंगफली में भी कौन सा था दोस्तों देश में? 5वां। और तिल के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो अपना जवाब होगा 5वां है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तिल का कहां से होता है? तो दोस्तों पाली से होता है। याद रखना, मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन बीकानेर से हो रहा है राजस्थान में। तो दोस्तों तिल का सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां से हो रहा है? अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? तिल का सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है दोस्तों पाली से। यहां पर एक प्रश्न और आएगा दोस्तों कि तिल से पर आधारित एक लघु कुटीर उद्योग है दोस्तों तिल पपड़ी उद्योग। उसका प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहां है? तो जवाब होगा ब्यावर अजमेर। उसके बाद अगली जो फसल है अपनी वो है अरंडी। दोस्तों ये अफ्रीकी मूल की फसल है और एक अफ्रीकी मूल का जंगली पौधा है ये, ठीक है। अरंडी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि किस तिलहन के बीज में सर्वाधिक मात्रा में तेल पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों अरंडी के बीज में सर्वाधिक मात्रा में तेल पाया जाता है। किसके बीज में सर्वाधिक मात्रा में तेल पाया जाता है? तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? अरंडी। अगर अपन अरंडी के उत्पादन की बात करें तो दोस्तों भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन है ना अरंडी का वो हो रहा है आपके गुजरात से। और उसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा अपने राजस्थान का है। यानी अरंडी के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान गुजरात और महाराष्ट्र के बाद कौन सा है दोस्तों? तीसरा है। और राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों जालोर से। कहने का मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा अरंडी उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है? तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? वह जालोर है। दोबारा देखना, अरंडी मूलतः अफ्रीका का एक जंगली पौधा है, यानी इसकी उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। इसके बीज में सर्वाधिक मात्रा में तेल पाया जाता है दोस्तों। भारत में अरंडी का सबसे ज्यादा उत्पादन है वह होता है गुजरात से। राजस्थान का अरंडी उत्पादन में देश में स्थान तीसरा है। पहला गुजरात का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा किसका है दोस्तों? अपने राजस्थान का। राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों जालोर से होता है। याद रखना दोस्तों अरंडी का जो तेल है ना वो खाद्य तेल नहीं है, इसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता बल्कि अरंडी के तेल का उपयोग औषधियों में किया जाता है दोस्तों। और अरंडी के तेल का उपयोग मुख्यतः जो दर्द निवारक औषधियां हैं उनके निर्माण में किया जाता है, यानी दर्द निवारक औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें कि अरंडी की जो फसल है जैसे मूंगफली के लिए और तिल के लिए आपने बात की उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों? दोमट मिट्टी। ठीक वैसे ही यहां पर भी प्रश्न आ सकता है कि अरंडी की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों बलुई व
कांप ये मिट्टी है वो अरंडी की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सबसे लास्ट फसल आपने पढ़नी है वो है सोयाबीन, जिसके बारे में अपन दलहन के समय चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। सोयाबीन में 40 से 46% प्रोटीन पाया जाता है, जो फसलों में सबसे ज्यादा मात्रा है। इसे विश्व का सबसे सस्ता प्रोटीन स्रोत कहा जाता है दोस्तों। अब बात कर रही हैं अपन यहाँ तिलहन की, तो तिलहन के रूप में अगर अपन बात करें तो सोयाबीन जो है ना, उसके बीज में 20 से 22% वसा पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, सोयाबीन का जो तेल होता है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यह जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए उपयुक्त माना जाता है। सोया का जो दूध होता है उसकी तुलना किससे की जाती है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, सोया का दूध जो है उसकी तुलना गाय के दूध से की जाती है। ठीक है। सबसे पहले इसकी कृषि कहाँ की गई, तो ये बता दिया मैंने आपको कि कोटा स्थित बोरखेड़ा कृषि केंद्र में सबसे पहले राजस्थान में सोयाबीन की खेती की गई है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन झालावाड़ से होता रहा है, लेकिन 2015-16 में इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो 12 से हुआ है दोस्तों। फिर बात करें तो सोयाबीन है, उसके तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, इसलिए इसका तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगर अपन बात करें तो सोयाबीन जो फसल है ना, वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को दोस्तों सहन नहीं कर पाती। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में सोयाबीन की कृषि के लिए अनुकूलित दशाएं नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये खरीफ के समय बोई जाने वाली दलहन फसल है और खरीफ की कृषि के समय राजस्थान के पश्चिमी भूभागों में अक्सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है। इसका मतलब पश्चिमी राजस्थान में सोयाबीन की कृषि के लिए अनुकूलित दशाएं नहीं पाई जाती। अब बात करें अपन अगली तिलहन फसल की, रबी की, और रबी में जो पहली तिलहन फसल है दोस्तों वो है सरसों व राई। यहां पर मैं आपको बता दूं कि विश्व की सबसे प्रमुख तिलहन फसल की बात करें तो वो सरसों ही है दोस्तों। और सरसों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है और उसके बाद भारत का विश्व में सरसों उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो जवाब होगा दोस्तों दूसरा। भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों राजस्थान से होता है, इसलिए राजस्थान को भारत का सरसों प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों तिलहन उत्पादन से संबंधित जो प्रमुख क्रांति है वो है पीली क्रांति, और उस पीली क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ इसी सरसों फसल को हुआ है। जैसे हरित क्रांति है, उसका संबंध खाद्यान्न फसलों से था, और दोस्तों हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ गेहूं की फसल को हुआ है, पंजाब राज्य को। ठीक उसी प्रकार पीली क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला, तो जवाब होगा सरसों को। सरसों में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है राजस्थान से, और दोस्तों राजस्थान में सरसों का सर्वाधिक जो उत्पादन है ना, वो होता है आपके टोंक जिले से। यहां पर अगर अपन बात करें तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी कहां है, तो याद रखना राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी दोस्तों सुमेरपुर पाली में है। और इससे पहले अपन ने अनुसंधान केंद्र पढ़े हैं। सरसों अनुसंधान, जो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है दोस्तों, वो कहाँ है, तो अपना जवाब होगा सेवर भरतपुर में। सरसों अनुसंधान संस्थान तो कहाँ दोस्तों केंद्र, तो सेवर भरतपुर में। और राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ, तो जवाब होगा सुमेरपुर पाली। और वर्तमान में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में कहां से हो रहा है, तो दोस्तों याद रखना वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक जिला टोंक है। गंगानगर, अलवर, भरतपुर, इनको पछाड़ करके अब सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से हो रहा है, तो अपना जवाब होगा टोंक से। फिर बात करते हैं सरसों का ही एक रूप होता है दोस्तों राइडा। सामान्यतः जो सरसों है ना, उसके लिए पाला और ठंडी हवाएं दोस्तों प्रतिकूल होती हैं। शीतलहर चलती है तो उससे सरसों की फसल खराब हो जाती है दोस्तों। पाला भी सरसों की फसल के लिए नुकसानदायी होता है। अगर अपन बात करें कि सरसों की कौन सी किस्म में सूखा व ठंड सहन करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों वो रायडा है। रायडा की कृषि मुख्यतः बारानी कृषि के रूप में की जाती है। और दोस्तों रायडा का सबसे ज्यादा उत्पादन है ना, वो नागौर और बीकानेर जिलों से होता है। फिर बात करें अगली फसल की, वो है तारामीरा। तारामीरा फसल को दोस्तों स्थानीय भाषा में पापड़ा भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि पापड़ा किसे कहा गया है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों
तारामीरा को कहा गया है। याद रखना, तारामीरा की जो कृषि है वो भी मुख्यतः बारानी रूप से की जाती है और इसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों नागौर जिले से होता है। तारामीरा के तेल का उपयोग खाद्यान्न तेल के रूप में नहीं करते दोस्तों, खाने के तेल के रूप में नहीं करते। इसका उपयोग मुख्यतः साबुन उद्योग में किया जाता है या कॉस्मेटिक के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। तारामीरा के तेल की खास विशेषता यह है कि दोस्तों इसके तेल पर पपड़ी नहीं जमती। सामान्यतः तेल है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके दोस्तों जमने लगता है, हाइड्रोजनीकरण से। यही कारण है कि खाद्यान्न जो तेल होते हैं ना, उसी से दोस्तों हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके वनस्पति घी बनाया जाता है। इसका मतलब तेल को खुला छोड़ने पर उस पर पपड़ी आ जाती है, लेकिन याद रखना दोस्तों तारामीरा के तेल पर पपड़ी नहीं जमती। फिर लास्ट जो है आपका वो तिलहन फसल है दोस्तों, अलसी। अलसी भी सोयाबीन की तरह एक दोकली फसल है। ये तिलहन फसल भी है दोस्तों और रेशेदार फसल भी है। यहाँ याद रखना, मानव द्वारा प्रयुक्त जो पहला वस्त्र था वो दोस्तों अलसी के ही रेशे से बना हुआ था। अलसी है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन यदि अपन बात करें तो दोस्तों अलसी का सर्वाधिक उत्पादन है ना वो बीकानेर से होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? बीकानेर से। 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार, जबकि इससे पूर्व में सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों नागौर से होता था। 2015-16 जो अंतिम गणना हुई अपनी कृषि गणना, अगली जो होगी वो 2021 में हो रही है या होगी, उसकी बात नहीं कर रहा दोस्तों। जो अंतिम अपनी कृषि गणना हुई है राजस्थान में वो 2015-16 में हुई है और उसके अनुसार सर्वाधिक उत्पादन है ना अलसी का वो बीकानेर से होता है। जबकि उससे पहले सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता था? तो अपना जवाब होगा दोस्तों नागौर से होता था। एक तिलहन फसल और है दोस्तों सूरजमुखी। उसमें केवल इतना याद रखें आप कि सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो राजस्थान में कहां से होता है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों जोधपुर से। अब अपन इन फसलों के प्रमुख उत्पादक जिलों की दोबारा से बात करें। पहली फसल है मूंगफली दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर से होता है। तिल सर्वाधिक उत्पादन पाली से होता है। अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों जालौर से होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों झालावाड़ से होता रहा है, लेकिन 15-16 की कृषि गणना के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन 12 से। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों टोंक से। रायडा का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों नागौर से। तारामीरा का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों नागौर से। अलसी का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों बीकानेर से, जबकि पहले कहां से? नागौर से। और लास्ट पढ़ी आपने सूरजमुखी, उसका सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहां से? तो अपना जवाब होगा दोस्तों जोधपुर से। ये बात हो गई अपनी प्रमुख फसलों की। अपन ने अनाज भी पढ़ लिए दोस्तों, दलहन फसलें भी पढ़ ली, तिलहन फसलें भी पढ़ ली। अब इसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे अन्य फसलों की, कि राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख अन्य फसलें कौन कौन सी हैं, उनके प्रमुख उत्पादक जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो अन्य फसलों में अपन बात करें प्रमुख फसलों की, इसमें दोस्तों कुछ खरीफ की अन्य फसलें पढ़ेंगे और कुछ दोस्तों रबी की अन्य फसलें पढ़ेंगे। खरीफ की अन्य फसलों में पढ़ेंगे आप गन्ना, कपास और ग्वार। और रबी की अन्य फसलों में पढ़ेंगे दोस्तों आप अफीम, ईसबगोल, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, लहसुन, आलू और भी बहुत सारी फसलें। सबसे पहले बात करें दोस्तों अपन गन्ने की। गन्ना उत्पादन की अगर बात करें तो गन्ना उत्पादन में वर्तमान में विश्व में ब्राजील के बाद दोस्तों भारत का दूसरा स्थान है। गन्ना उत्पादन में
ब्राजील के बाद अपने भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? दूसरा। ठीक है, फिर बात आती है कि गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तो याद रखना दोस्तों, भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तो गंगानगर से। विश्व में सबसे ज्यादा ब्राजील से, उसके बाद भारत का दूसरा। भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से और राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों गंगानगर से। याद रखना, देश में अपने यहाँ राजस्थान के स्थान की बात नहीं करेंगे क्योंकि राजस्थान में गन्ने का उत्पादन बहुत कम होता है। देश के कुल गन्ना उत्पादन के 1% से भी कम गन्ना उत्पादन अपने राजस्थान से होता है। और यहां पर जो गन्ना उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहां से होता है? तो दोस्तों अपना जवाब होगा गंगानगर से। अब गन्ना है वो कौन सी जलवायु की फसल है? तो याद रखना दोस्तों, गन्ना है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है। इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ना है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, लेकिन इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, अर्थात यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है दोस्तों। फिर बात आती है कि गन्ने के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? तो गन्ने के लिए दोस्तों कांपीय या काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और इसके लिए तापमान की अगर अपन बात करें तो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त तापमान दोस्तों 15 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो तापमान है वो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। फिर बात आती है दोस्तों वर्षा की, तो गन्ने की फसल के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो उपयुक्त मानी जाती है। अब आपका जो ये गन्ना है ना, इस गन्ने में दोस्तों कई सारे रोग लगते हैं, जैसे जड़ छेदक है वो भी इसी में लगने वाला एक रोग है दोस्तों। तना छेदक है वो भी गन्ने में ही लगने वाला एक रोग है। सफेद मक्खी है वो भी गन्ने में ही लगने वाला दोस्तों एक रोग है। अगर अपन बात करें कि गन्ना है वो कौन सी ऋतु में बोया जाता है, तो याद रखना दोस्तों, गन्ना एक वार्षिक फसल है। ये रबी के साथ बोई जाती है, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो दोस्तों खरीफ के समय प्राप्त होता है। और गन्ने की फसल का उत्पादन दोस्तों 3 वर्ष तक प्राप्त किया जाता है। गन्ने की फसल का उत्पादन सामान्यतः एक बार बोने के बाद कितने वर्ष तक उत्पादन लेते हैं दोस्तों? 3 वर्ष तक। यहां पर एक प्रश्न आता है कि गन्ने की फसल के कौन से वर्ष का उत्पादन है वो सर्वोत्तम माना जाता है? सबसे अच्छा जो गन्ना है वो कौन से वर्ष प्राप्त होगा? तो याद रखना दोस्तों, गन्ना है वो एक रसदार फसल है और इसकी कृषि रस के लिए की जाती है। और याद रखें, दूसरे वर्ष का जो उत्पादन है ना, उसमें रस की मात्रा सर्वाधिक होती है। अर्थात दोस्तों गन्ने की फसल में दूसरे वर्ष का उत्पादन है वो सर्वोत्तम माना जाता है। ये बात हो गई आपकी गन्ने की। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कपास की। तो कपास की अगर अपन बात करें तो इसे मूलतः अपन भारतीय फसल मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि विश्व में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। विश्व में कपास की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता से। हालांकि कपास की जो व्यावसायिक कृषि है उसकी शुरुआत मिस्र से मानी जाती है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले खेती के प्रमाण कहां से मिले? तब जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। कपास जो है ना, इसे उपनाम भी दिया जाता है दोस्तों, इसे सफेद सोना कहते हैं। इसके अलावा इसे ग्रामीण भाषा में दोस्तों बनिया भी कहा जाता है। कपास का उपनाम क्या है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों सफेद सोना कहते हैं। इसे ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों बनिया कहा जाता है। और एक खास बात और याद रखना दोस्तों, गन्ने की फसल का उत्पादन है ना वो गांठ में मापा जाता है। और एक गांठ का मतलब दोस्तों 170 किलो होता है। याद रखना, एक गांठ जो होती है कपास की उसका वजन कितना होता है? तो अपना जवाब होगा 170 किलो होता है। अगर अपन कपास उत्पादन की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में भारत में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो गुजरात से होता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों गुजरात है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन है
वह आपके हनुमानगढ़ जिले से होता है। लेकिन यहां पर एक विरोधाभासी प्रश्न और याद रखना दोस्तों, यदि प्रश्न आए कि राजस्थान का सबसे बड़ा कपास उत्पादक जिला, तब तो जवाब आपका हनुमानगढ़ होगा। लेकिन प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में लंबे रेशे की कपास या अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है, तब दोस्तों जवाब गंगानगर होगा। केवल कपास के साथ प्रश्न पूछा जाए कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा, तब तो जवाब क्या होगा दोस्तों, तब आपका जवाब होगा हनुमानगढ़। और लंबे रेशे की कपास या अमेरिकन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा, तब जवाब होगा दोस्तों आपका गंगानगर। अब उसके बाद प्रश्न आता है कि सामान्यतः राजस्थान में बोई जाने वाली कपास की प्रमुख किस्में कौन सी हैं। तो दोस्तों राजस्थान में प्रचलित प्रमुख जो किस्में हैं उसमें एक तो है बीकानेरी नरमा, एक है दोस्तों गंगानगर अगेती, एक है वरा लक्ष्मी। इनमें जो नरमा है वो सर्वाधिक लोकप्रिय किस्म है। सामान्यतः राजस्थान में गन्ने की जो आपका कपास है, इनकी 3 किस्मों की कृषि की जाती है दोस्तों। देसी कपास की खेती भी की जाती है, मालवी कपास की खेती भी की जाती है, और दोस्तों अमेरिकन कपास की खेती भी की जाती है। फिर एक प्रश्न आता है कि राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना गंगानगर में की गई है, और इसका एक उपकेंद्र है वो दोस्तों जो कपास का उपकेंद्र है वो स्थापित किया गया है आपके बांसवाड़ा में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तब तो जवाब होगा दोस्तों गंगानगर। और कपास अनुसंधान का एक उपकेंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तब जवाब होगा दोस्तों बांसवाड़ा। फिर प्रश्न आता है कि राजस्थान में विकसित कपास की पहली संकर किस्म कौन सी थी। तो दोस्तों उस किस्म का नाम है मरु विकास। राजस्थान में विकसित कपास की पहली संकर किस्म कौन सी है, तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों, मरु विकास, जिसे अपन राजस्थान HH16 भी कह सकते हैं। चाहे तो आप कह दो मरु विकास, चाहे कह सकते हो आप दोस्तों राज HH16, इसी को दोस्तों मरु विकास भी कहते हैं। तो राजस्थान में विकसित पहली कपास की संकर किस्म कौन सी है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों मरु विकास है। उसके बाद प्रश्न आता है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो दोस्तों कपास की कृषि के लिए नमी युक्त दोमट मिट्टी या काली मिट्टी है ना, उसको उपयुक्त माना जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, तभी तो दोस्तों काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यानी मुख्यतः इसकी फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी की अपन बात करें तो दोस्तों वो कौन सी है, अपना जवाब होगा काली मिट्टी है। अब खास बात यह है दोस्तों कि जिस समय कपास पक रहा होता है, इसके पकते समय 90 दिन तक मौसम दोस्तों पाला रहित होना चाहिए, अन्यथा कपास की फसल खराब हो जाती है, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण कपास में दोस्तों बाल बीवल नामक कीड़ा लग जाता है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में इसमें कौन सा कीड़ा लग जाता है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों बाल बीवल नामक कीड़ा लग जाता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कपास को सफेद सोना, ग्रामीण भाषा में बढ़िया भी कहा जाता है। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी दोस्तों नमी युक्त काली मिट्टी है। अगर बात करें तो पकते समय 90 दिन तक मौसम पाला रहित होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण कपास में बाल बीवल नामक कीड़ा लग जाता है, जिससे कपास की फसल खराब हो जाती है। कपास का उत्पादन है वो गांठ में मापा जाता है दोस्तों, एक गांठ का मतलब 170 किलो होता है। फिर बात करें कि कपास के लिए उपयुक्त तापमान कितना है, तो 20 से 35 डिग्री जो तापमान है वो कपास की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इसके लिए उपयुक्त वर्षा की यदि बात की जाए तो दोस्तों 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा है वो इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। भारत में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात से होता है दोस्तों। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ से होता है, और राजस्थान में लंबे रेशे की कपास का सर्वाधिक उत्पादन, अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर से होता है। राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र है वो गंगानगर में स्थापित किया गया है, जिसका एक उपकेंद्र बांसवाड़ा में स्थापित किया गया है।
राजस्थान में बोई जाने वाली जो प्रमुख किस्में हैं वो अगर अपन बात करें तो देसी, मालवी और अमेरिकन है दोस्तों। और यहाँ की प्रचलित प्रमुख किस्मों की बात करें तो बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, वरालक्ष्मी यहाँ की प्रमुख किस्में, जिनमें सबसे ज्यादा प्रचलित किस्म है नरमा। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में ये जो आपका कपास है, इसकी कृषि के प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो दोस्तों इसके विकास के लिए सघन विकास कार्यक्रम, सघन कपास विकास कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया है। और इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो राजस्थान के 16 जिलों को शामिल किया गया है। प्रश्न आता है कि सघन विकास कार्यक्रम का संबंध किस फसल के से है? तो जवाब होगा कपास से। और यह किसकी योजना है? तो याद रखना दोस्तों ये केंद्र सरकार की योजना है। और इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो अपना जवाब होगा 16 जो जिले हैं वो शामिल हैं। इसके बाद लास्ट अपन बात करें तो दोस्तों प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो कपास है आपका, उस कपास के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो यहां याद रखना दोस्तों कपास उत्पादन में राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। फिर लास्ट फसल है आपकी यहां पर गंवार। गंवार दोस्तों वह फसल है जो विश्व में केवल थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में बोई जाती है। यानी इसके दो प्रमुख उत्पादक देश हैं भारत और पाकिस्तान। विश्व में इसकी सर्वाधिक जो कृषि है दोस्तों वो उत्पादन की बात करें तो भारत में होती है। अगर भारत में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में, भारत में जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा गंवार उत्पादक राज्य है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों इसका हनुमानगढ़ से होता है। फिर उसके बाद अगली फसल की अपन बात करें तो दोस्तों वह फसल है आपकी अफीम। अफीम को दोस्तों काला सोना भी कहा जाता है। अफीम को अपन काला सोना भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो फल होता है उसे क्या कहा जाता है? देखो अफीम के बारे में जो मोटा मोटी प्रश्न आपको याद रखने हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहला प्रश्न तो ये होगा कि इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है दोस्तों काला सोना। इसका जो फल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसके फल को दोस्तों डोडा कहते हैं। और उसे डोडे में दोस्तों शाम के समय है वो चीरा लगाया जाता है और सुबह उसका दूध एकत्रित किया जाता है और उसी से अफीम बनती है दोस्तों। प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों राजस्थान में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ और उसके बाद प्रतापगढ़ से होता है। फिर बात आती है कि जो अफीम है आपकी, इसके लिए प्राचीन काल में प्रसिद्ध रियासत कौन सी थी? तो इसके लिए प्राचीन काल में प्रसिद्ध रियासत दोस्तों प्रतापगढ़ है। इसके लिए प्रसिद्ध रियासत कौन सी थी? तो अपना जवाब क्या होगा? प्रतापगढ़। एक बार दोबारा देखना, अफीम रबी के समय बोई जाने वाली फसल है दोस्तों। यह एक मादक फसल है और इसकी कृषि के लिए दोस्तों लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए नारकोटिक्स विभाग जो है वो लाइसेंस या पट्टा जारी करता है और इसका पट्टा जिस किसान के प्राप्त होता है वही इसकी कृषि कर सकता है। बिना पट्टे की अफीम की कृषि है वो गैर कानूनी मानी जाती है दोस्तों। अफीम का जो फल है उससे डोडा कहा जाता है। उस डोडा में शाम के समय चीरा लगाया जाता है और सुबह उसका दूध एकत्रित किया जाता है जिससे अफीम बनती है। इसके सूखे हुए फल का चूरा है वो दोस्तों डोडा पोस्त कहलाता है। वो भी एक प्रकार का नशा है और उस मादक पदार्थ की बिक्री पर वर्तमान में राजस्थान में दोस्तों रोक लगा दी गई है। जब डोडा पोस्त की बिक्री राजस्थान में बंद की गई तो दोस्तों इसके नशे के आदी लोगों के उपचार के लिए एक योजना राजस्थान में चलाई गई थी जिसका नाम था दोस्तों नया सवेरा। अब उसके बाद बात करें कि प्राचीन काल में अफीम के लिए कौन सी रियासत प्रसिद्ध थी रियासती काल में? तो अपना जवाब होगा दोस्तों प्रतापगढ़। वर्तमान में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ व चित्तौड़ इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके बाद अगली फसल की बात करें तो दोस्तों वो है आपकी इसबगोल। इसबगोल है, इसे फाइबर फ्री फूड भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसे
इसबगोल को स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। ये इसबगोल वास्तव में एक औषधीय फसल है और दोस्तों इसका उपयोग उदर रोग निवारक औषधि के निर्माण में, पेट रोग के निवारण के लिए औषधि के निर्माण में किया जाता है। इसबगोल की अगर अपन बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों इसका राजस्थान से होता है और राजस्थान में जो इसबगोल है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन ये बात करें तो दोस्तों जालोर जिले में होता है। जालोर के बाद बाड़मेर इसका प्रमुख उत्पादक जिला है। इसके बाद यहां पर एक बीच में फसल पड़ते हैं दोस्तों तंबाकू। तंबाकू है ना, इसकी कृषि भी दोस्तों रबी की फसल के समय की जाती है। तंबाकू किस समय बोया जाता है तो ये रबी के समय इसे प्राप्त करते हैं अपन। तंबाकू है वो मूलतः विदेशी पौधा है दोस्तों और ऐसा माना जाता है कि तंबाकू है वो अमेरिकी मूल की फसल है। इस तंबाकू को सर्वप्रथम भारत में लाने का श्रेय है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि पुर्तगाली अपने साथ सन 1508 में तंबाकू का पौधा लेकर आए थे और यहां आने के बाद जब उन्होंने यहाँ के शासक, जो उस समय मुगल साम्राज्य था दोस्तों, मुगलों का शासन था, तो यहाँ के शासकों से तंबाकू की जो कृषि है उसकी परमिशन लेना चाहा, लेकिन प्रारंभिक जो मुगल शासक थे उन्होंने तंबाकू की खेती की अनुमति प्रदान नहीं की। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, प्रश्न आता है कि भारत में तंबाकू की कृषि की सर्वप्रथम अनुमति प्रदान करने वाला शासक कौन था और उसी ने आगे चलकर दोस्तों तंबाकू की कृषि पर रोक भी लगाई है। तो तंबाकू की कृषि की अनुमति देने वाला जो पहला शासक है दोस्तों वो जहांगीर था और दोस्तों याद रखना उसी ने तंबाकू की कृषि पर रोक भी लगाई है। फिर उसके बाद बात करें तो राजस्थान में दोस्तों तंबाकू की दो प्रमुख किस्में बोई जाती हैं, एक निकोटिना टुबेकम और एक होती है इसकी दूसरी किस्म दोस्तों निकोटिना रास्टिका। तंबाकू की दो प्रमुख किस्में कौन सी हैं तो अपना जवाब होगा दोस्तों निकोटिना टुबेकम और दूसरी है निकोटिना रास्टिका। याद रखें दोस्तों राजस्थान में खेती तो सबसे ज्यादा निकोटिना टुबेकम की जाती है और उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों निकोटिना रास्टिका का होता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश से होता है और आंध्र प्रदेश में स्थित राजमहेंद्री जो स्थान है वहां तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों इसका अलवर से होता है। ये बात हो गई किसकी दोस्तों, तंबाकू की। सर्वप्रथम इनको भारत लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, अपना जवाब होगा दोस्तों सन 1508 में पुर्तगाली लेकर आए थे। ये मूलतः अमेरिकी मूल की फसल है। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की अगर अपन बात करें तो दोस्तों बलुई दोमट मिट्टी इसकी कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर बात करें भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन तंबाकू का कहां से होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है दोस्तों, तो अपना जवाब होगा अलवर से। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है भारत में, तो अपना जवाब होगा राजमहेंद्री आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया दोस्तों। राजस्थान में इसकी कितनी किस्मों की खेती की जाती है, दो की, निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रास्टिका। खेती ज्यादा किसकी होती है, टुबेकम की, जबकि उत्पादन ज्यादा किसका होता है दोस्तों, निकोटिना रास्टिका का। ये बात हो गई किसकी, तंबाकू की। अब उसके बाद अन्य फसलों में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल प्रमुख उत्पादक जिले और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़नी है। जैसे अपन बात करें यहां पर जीरा की, कि राजस्थान में जीरे का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन सा जिला है, तो याद रखना राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों जोधपुर से होता है, जबकि जीरे का सर्वाधिक बोया गया जो क्षेत्र है ना वो आपका बाड़मेर में है। जीरा सर्वाधिक बोया तो कहां जाता है दोस्तों, बाड़मेर में। और जीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों जोधपुर से होता है। फिर बात करें जीरा मंडी कहां पर है, तो राजस्थान में दो प्रमुख जीरा मंडी आपने पढ़ी है दोस्तों, एक जोधपुर में और एक मेड़ता सिटी नागौर में। फिर बात करें धनिया उत्पादन की, तो राजस्थान में धनिया का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों 12 से होता रहा है, लेकिन 2015-16 में धनिया उत्पादन में झालावाड़ अग्रणी रहा है। फिर बात करें दोस्तों मेथी, तो मेथी का सबसे ज्यादा उत्पादन सीकर से होता है दोस्तों। मेथी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा, तो अपना जवाब होगा सीकर। उसके बाद दूसरे नंबर पर बीकानेर आता है।
मेथी का ही एक रूप होता है दोस्तों पान मेथी, उसका सर्वाधिक उत्पादन नागौर से होता है जो अपनी खुशबू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, नागौर जिले का ताऊसर जो गांव है वो पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करें सौंफ की, तो सौंफ का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों सिरोही से होता है। उसके बाद अजवाइन की बात करें तो अजवाइन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों चित्तौड़ से होता है। लहसुन की बात की जाए तो उसका सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कोटा से होता है। फिर बात करें आलू की, तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों धौलपुर से होता है। इसके अलावा अपन अन्य फसलों, प्रमुख फसलों की बात करेंगे तो दोस्तों जैसे मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, अपना जवाब होगा सवाईमाधोपुर से। और फलों में बात करें तो दोस्तों अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां से होता है, सवाईमाधोपुर से। मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहां से, सवाईमाधोपुर से। और अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां से दोस्तों, सवाईमाधोपुर से। इसके अलावा अपन बात करें तो एक अपनी फसल होती है अदरक, जो एक मसाला फसल है, उस अदरक का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों होता है उदयपुर से। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों राजस्थान में बूंदी से। अगर अपन बात करें दोस्तों तो प्याज का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है सीकर से। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए केले की, तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है बांसवाड़ा से। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों झालावाड़ से। और संतरा उत्पादन के कारण ही दोस्तों झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। इसके अलावा कीनू या माल्टा की बात करें तो उसका सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों नागौर से होता है। इसी प्रकार यदि अपन बात करें दोस्तों सीताफल की, तो सीताफल का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो दोस्तों राजसमंद से होता है। सीताफल का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा, अपना जवाब होगा राजसमंद। उसके बाद बात की जाए आंवला, तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों अजमेर से होता है। जबकि हमें मंडियां अपन ने पढ़ी है, हमें पता है कि प्रमुख आंवला मंडी है वो चोमू जयपुर है। उसके बाद बात करें दोस्तों अनार की, तो राजस्थान में अनार का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा, अपना जवाब होगा दोस्तों पाली। अंजीर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है दोस्तों अलवर, आपका उदयपुर। अंजीर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा, तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों उदयपुर है। इसी प्रकार नाशपाती का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, अपना जवाब होगा दोस्तों झालावाड़ से होता है। शहतूत का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, अपना जवाब होगा दोस्तों जयपुर है। इसी प्रकार अनार की बात करें तो दोस्तों अनार का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां से होता है, अपना जवाब होगा दोस्तों अनार का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वो कौन सा है, तो पाली है। शकरकंद का सर्वाधिक उत्पादन है वो सीकर जिले से होता है। शकरकंद की खेती आपको पता है दोस्तों, अपन ने पढ़ी थी रोपण कृषि के अंतर्गत इसकी खेती की जाती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा शकरकंद का उत्पादन है वो सीकर जिले से होता है। इसी प्रकार अपन बात करें अंगूर की, तो अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन है वो दोस्तों गंगानगर जिले से होता है। इसी प्रकार आम, जिसे फसलों का राजा कहा जाता है, राजस्थान में उसका सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों चित्तौड़ से होता है। जबकि आम पापड़ उद्योग है वो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध दोस्तों। उसी प्रकार अपन बात करें बेर की, तो बेर का सबसे ज्यादा उत्पादन भरतपुर से होता है दोस्तों। नींबू का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां से होता है, तो भी अपना जवाब होगा भरतपुर से। बेर और नींबू के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है दोस्तों, भरतपुर है। सेब का उत्पादन अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सेब की कृषि ही केवल दोस्तों सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में की जाती है। इसका मतलब सेब का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों सिरोही से होता है। इसी प्रकार अपन बात करें खरबूजे की, तो खरबूजे का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों पाली जिले से होता है। सिंगाड़ा का सर्वाधिक उत्पादन सवाईमाधोपुर से होता है दोस्तों। और इसी प्रकार यदि अपन बात करें मेहंदी की, तो मेहंदी का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों पाली से होता है। पाली का सोजत क्षेत्र मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये होगी अपनी प्रमुख फसलें। अब इसमें दोस्तों एक प्रमुख फसल छूट गई अपनी, होहोबा या जोजोबा, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि होहोबा या जोजोबा है वो एक बहुवर्षीय फसल है दोस्तों। होहोबा या जोजोबा दोस्तों, इसके उपनामों की बात करें सबसे पहले तो एक तो इसे दोस्तों कहा जाता है पीला सोना। याद रखना, थोड़ी देर पहले अपने अफीम पढ़ी थी, अफीम को काला सोना कहते हैं। अफीम को क्या कहा जाता है, काला सोना।
और होहोबा या जोजोबा को क्या कहते हैं दोस्तों? पीला सोना। इसके अलावा इसे डेजर्ट गोल्ड भी कहा जाता है। डेजर्ट गोल्ड भी किसको कहा गया है? तो जवाब होगा दोस्तों होहोबा या जोजोबा को। ये होहोबा या जोजोबा है वो मूलतः अमेरिकी पौधा माना जाता है। और दोस्तों ऐसा मानते हैं कि यह एक बहुवर्षीय झाड़ी है जिसकी आयु है ना, इस पौधे की आयु 40 से 200 वर्ष तक होती है दोस्तों। यह एक एकलिंगी पौधा है। कुछ खास बातें इसकी मैं बता रहा हूं। होहोबा या जोजोबा का उपनाम क्या होता है? अपना जवाब होगा दोस्तों इसे पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अमेरिका से मानी जाती है। अमेरिका में मुख्यतः ये कहां पाया जाता है? तो दोस्तों अमेरिका में कैलिफोर्निया, मेक्सिको और जो प्रमुख मरुस्थल हैं, कौन कौन से दोस्तों? कैलिफोर्निया, इसके अलावा आपका मेक्सिको और एरिजोना। संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका में जो एरिजोना का मरुस्थल है मुख्य, तो वहां ये पाया जाता है दोस्तों। फिर बात आती है कि होहोबा या जोजोबा के पौधे की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी आयु 40 से 200 वर्ष तक होती है। यह एक एकलिंगी पौधा है। फिर आगे बात आती है दोस्तों कि इसके बीज जो होते हैं ना, इसके बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसके बीज में तेल की मात्रा है वो 45% से लेकर के लगभग 55% तक होती है। 45 से कितनी दोस्तों? 55%। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि होहोबा या जोजोबा है, इससे सर्वप्रथम राजस्थान में कब और किसके द्वारा लाया गया? तो याद रखना दोस्तों, होहोबा है वो राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर स्थित काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा इजराइल से लाया गया था। होहोबा या जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से लाया गया दोस्तों? इजराइल से। किनके द्वारा लाया गया? काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा लाया गया। कब दोस्तों? सन 1965 में। सन 1965 में सर्वप्रथम काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा होहोबा या जोजोबा का पौधा इजराइल से दोस्तों राजस्थान लाया गया है। और वर्तमान में दोस्तों इजराइल के ही सहयोग से होहोबा या जोजोबा के 3 प्रमुख फार्म विकसित किए गए हैं, जिनकी बात आपने अनुसंधान केंद्र पढ़ते समय की थी। एक दोस्तों फतेहपुर सीकर में स्थापित किया गया है, एक झंझर बीकानेर में स्थापित किया गया और दोस्तों एक ढंड जयपुर में स्थापित किया गया है। एक बार दोबारा देखना, होहोबा या जोजोबा का उपनाम क्या है? अपना जवाब होगा दोस्तों पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड। यहां पर दोस्तों कई बार इसके वानस्पतिक, इसके बॉटनिकल नेम को भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका बॉटनिकल नेम है साइमंडेसिया चाइनेंसिस। साइमंडेसिया चाइनेंसिस इसका वानस्पतिक नाम है। फिर उसके बाद बात आती है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ये मूलतः अमेरिकी मूल का पौधा माना जाता है दोस्तों। कैलिफोर्निया, मेक्सिको और एरिजोना के मरुस्थलों में यह पाया जाता है। इस पौधे की आयु कितनी होती है? तो अपना जवाब होगा 40 से लेकर 200 वर्ष तक होती है। यह एक एकलिंगी पौधा है। इसके बीज में दोस्तों 45 से 55% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। फिर बात आई थी कि होहोबा या जोजोबा को राजस्थान में पहली बार इसके पौधे को कब लाया गया? 1965 में दोस्तों। कहां से लाया गया? तो जो जवाब होगा इजराइल से लाया गया। और किनके द्वारा लाया गया दोस्तों? काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा लाया गया। वर्तमान में इसके कितने फार्म हाउस विकसित हैं दोस्तों? कितने फार्म विकसित किए गए? 3। किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। एक फतेहपुर सीकर में, एक ढंड जयपुर में और दोस्तों एक है झंझर बीकानेर में। इसके साथ ही दोस्तों आपका कृषि संबंधी जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आपने इसमें वो सारी बातें पढ़ी हैं जो एक कृषि से संबंधित टॉपिक में आवश्यक होती हैं। जैसे कृषि के प्रकार आपने पढ़े दोस्तों। कृषि के प्रकारों के बाद अपन बात करें तो राजस्थान में कृषि की स्थिति की भी अपन ने चर्चा की। फिर प्रमुख
कृषि फसलें पढ़ी, उन फसलों में बोई जाने फसल ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने बात की दोस्तों कृषि अनुसंधान केंद्रों की, राजस्थान की प्रमुख कृषि मंडियां पढ़ी, प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश पढ़े और फिर प्रमुख फसलों और उनके उत्पादन और उनके लिए अनुकूलित दशाओं की चर्चा की। अब अगला टॉपिक लेकर मैं दोस्तों अगले वीडियो में आपके साथ सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।